नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है वैद्युत रसायन पार्ट फर्स्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: वैद्युत रसायन का सामान्य परिचय, वैद्युत रासायनिक सेल एवं गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वैद्युत रसायन का सामान्य परिचय। वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग का अध्ययन है। यह विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही विचारों से उपयोगी है। बहुत सारी धातुएं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं अन्य बहुत सारे रसायन वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। बैटरियां एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं एवं विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा प्रगुण तथा अल्प प्रदूषक होती है। अतः वैद्युत रसायन का अध्ययन कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम समझते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। तो डैनियल सेल की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में हम चित्र 2.1 से समझ सकते हैं। यह सेल निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे डैनियल सेल भी कहा जाता है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें Zn और Cu2 पॉजिटिव आपस में अभिक्रिया करके Zn2 पॉजिटिव एवं Cu का निर्माण करते हैं। जब Zn2 पॉजिटिव तथा Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 1 इकाई होती है तो इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट होता है। और जब इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट होता है तब इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कहते हैं। डैनियल सेल, जिसमें जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड अपने अपने लवणों के विलयनों में निमज्ज यानी कि डूबे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जिंक छड़ को जिंक के लवण के विलयन में डुबो के रखते हैं। दूसरी तरफ कॉपर की छड़ को कॉपर के लवण के विलयन में डुबो के रखते हैं एवं दोनों छड़ों को संयोजन तार के माध्यम से जोड़ देते हैं एवं दोनों लवणों के विलयनों को लवण सेतु से एक दूसरे से जोड़ देते हैं। यदि गैल्वेनी सेल में एक विपरीत भारे विभव लगाया जाए एवं इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भारे विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता। इस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। भारे विभव में कोई भी अतिरिक्त विधि अभिक्रिया को पुनः परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है। अब यह एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है जो कि एक स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युतीय ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है। अब यदि भारे विभव का मान 1.1 वोल्ट से कम होता है तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है। अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है।
तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। और यदि बाहरी विभव का मान 1.1 वोल्ट होता है तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है और इसी कारण यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जबकि यदि बाहरी विभव का मान अगर 1.1 वोल्ट से अधिक होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो कॉपर से जिंक की ओर होता है, जबकि यहाँ पर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो जिंक से कॉपर की ओर होता है। इसके अतिरिक्त जिंक जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर कॉपर इलेक्ट्रोड से खुलता है। अब हम समझते हैं गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस युक्ति में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिसको मोटर या अन्य विद्युतीय युक्तों जैसे हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। डैनियल सेल, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, एक ऐसा ही सेल है जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो इसमें Zn और Cu2 पॉजिटिव आपस में अभिक्रिया करके Zn2 पॉजिटिव एवं Cu का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है जिसका योग समग्र सेल अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इसी कारण इस प्रकार की अर्ध अभिक्रिया को अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी तरफ Zn दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार की अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। ये अभिक्रियाएं डैनियल सेल के दो भिन्न भागों में होती है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल एवं जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जा सकता है। हम विभिन्न अर्ध सेलों के संयोजन से डैनियल सेल जैसी असंख्य गैल्वेनी सेलों की रचना कर सकते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल में धात्विक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य में निमज्ज यानी कि डूबा रहता है। दोनों अर्ध सेल बाहर से एक वोल्ट मीटर एवं एक स्विच के माध्यम से धात्विक तार द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों अर्ध सेलों के वैद्युत अपघट्य लवण सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं। कभी कभी दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्य में निमज्ज रहते हैं एवं ऐसी स्थिति में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें दो छड़ें होती हैं। पहली जो छड़ होती है वो जिंक की होती है, जिसे जिंक के लवण के विलयन में डुबो कर रखते हैं। दूसरी छड़ कॉपर की होती है, जिसे कॉपर के लवण के विलयन में डुबो कर रखते हैं। अब दोनों छड़ों को संयोजन तार, स्विच एवं वोल्ट मीटर के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ देते हैं, जबकि दोनों लवणों के विलयन को लवण सेतु से एक दूसरे से जोड़ देते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य अंतःपृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है, जिससे यह धनावेशित हो सके। उसी समय इलेक्ट्रोड की धातु के परमाणुओं की विलयन में आयनों के रूप में जाने एवं इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि यह ऋणावेशित हो सके। साम्यावस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है एवं दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसमें जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को इसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आईयूपीएससी के नियमानुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है कैथोड कहलाती है एवं इसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर होता है। जैसे ही स्विच चालू स्थिति में होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। गैल्वेनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। यानी कि सेल विभव क्या होता है, गैल्वेनी सेलों में दोनों सेलों के बीच जो विभवांतर होता है इसी के अंतर को हम सेल विभव कहते हैं एवं इसे वोल्ट में मापते हैं। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है। इसे सेल वैद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कहा जाता है। इस समय सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब यह स्वीकृत परिपाटी है यानी कि जब ई सेल 0 होता है तो उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यह स्वीकृत परिपाटी की गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हम एनोड को बाईं ओर एवं कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। तो हम एनोड को हमेशा बाईं ओर एवं कैथोड को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए साधारणतया धातु एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर दो वैद्युत अपघट्यों को, यदि वह लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर लिखा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार लिखे सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है एवं दाएं और अर्ध सेल के विभव से बाएं और के अर्ध सेल विभव को घटाकर दिया जाता है। जैसे कि अगर हमें ई सेल निकालना है तो दाएं और का जो विभव होगा उसमें से बाएं और के विभव को अगर हम घटा देते हैं तो हमें यहाँ पर ई सेल प्राप्त हो जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पर सेल अभिक्रिया है Cu+2Ag पॉजिटिव, ये आपस में Cu2 पॉजिटिव और +2Ag का निर्माण कर रहे हैं। इस अभिक्रिया को हम 2.4 समीकरण बना लेते हैं। अब अर्ध सेल अभिक्रिया 2Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Ag में परिवर्तित हो रहा है। तो ये यहाँ पर कैथोड पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अब एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जो कि यहाँ पर Cu जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Cu2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है। यह देखा जा सकता है कि अभिक्रिया समीकरण 2.5 एवं अभिक्रिया समीकरण 2.6 का योग समीकरण 2.4 देता है एवं सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह तथा कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है। सेल को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो Cu जो होता है यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं लवण सेतु को प्रदर्शित कर रही है। दूसरी तरफ Ag पॉजिटिव जो हो रहा है वो Ag में परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पर जो कैथोड होता है वो दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के राइट हैंड साइड में होता है, जबकि जो एनोड होता है दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इस प्रकार अगर हमें ई सेल निकालना है तो ई दाया माइनस ई बाया हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ई सेल को ज्ञात कर लेते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे
इलेक्ट्रोड विभव के मापन का एवं नैना समीकरण का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।